जी बेटा अनीता, किसी को ब्लॉक नहीं कर रखा है। मिर्ज़ापुर टो ट्रेलर सर। जी 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 जी। गुड मॉर्निंग आप सबको, नहीं नहीं सॉरी, गुड इवनिंग आप सबको। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और हमने कल एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही भयंकर टाइप कवर की थी जिससे बहुत सारे सवाल पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। आज मुझे वेन डायग्राम आपको पढ़ाना है, तो पूरी उम्मीद है कि आप तैयार, तंदुरुस्त, मदमस्त होके आए होंगे। तो ज़रा पढ़ते हैं भैया वेन डायग्राम। बस 2 सेकंड में लगा रहा हूँ। बस बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रख लें। आज यार, आज हम वेन डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों। देखिए यार, वेन डायग्राम को पढ़ने के दो तरीके होते हैं या पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तो मैं सीधा सीधा आपको फार्मूला लिखवा दूं, लेकिन फार्मूले लिखवाने से क्या होगा कि आपकी समझ बहुत बढ़िया लेवल पे तैयार नहीं होगी, है ना। और जहाँ समझ तैयार नहीं होगी वहाँ फिर आपको रटना रटने तक रह जाएगा। तो जहाँ सवाल आसान आएंगे वहाँ तो 1% उम्मीद है आप उसे फार्मूले से करने में ज़्यादा सहूलियत या आसानी समझेंगे। लेकिन जहाँ क्वेश्चन का लेवल भयंकर टू से भयंकर डाल दिया जाएगा, उस सिचुएशन पे आप फंस के खड़े हो जाएंगे और उस स्थिति में आप फार्मूले से सवाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊँ, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो उसके बाद आप आराम से सवालों को कर लेंगे। बच्चे कौन सी बुक लें, जो आपके पास है उसी से तैयारी करो, परचेज करने की जरूरत नहीं। बाकी मैंने आपको बता दिया है, 7300 वाली बुक परचेज कर सकते हैं। और अगर अर्थमेटिक का मेंस लेवल पे और डिटेल प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो मेरी एक अर्थमेटिक की बुक भी आती है मोटी सारी। देखिए यार, वेन डायग्राम की स्पेलिंग क्या होती है मुझको भी नहीं पता। हम वेन डायग्राम का मतलब ये एक बॉक्स बनाते हैं और ये बॉक्स टोटल चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। टोटल चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। टोटल का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया एक स्कूल में 500 बच्चे, एक स्कूल में 500 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब ये पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बड़े ध्यान से शांति से समझिए। करीबन करीबन 15 से 20 सवाल आज हम वेन डायग्राम के लेंगे और वेन डायग्राम पे बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन करा दें। करेक्ट स्पेलिंग है VENN। ये तो शायद वो कूड़े वाला हो जाता है ना, VEIN, ठीक है, VENN, ठीक है। हाँ, 9700 प्लस बुक उसका अब नाम हो गया, 7300 की जगह। हाँ, मैं कह रहा था कि हम 15 से 20 सवाल आज आपके लेंगे वेन डायग्राम के, और वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को इतना बेहतरीन तरीके से करा देंगे कि प्री हो या मेंस लेवल हो, हर लेवल के क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाएँ। इसके अंदर एक खास बात ये रहती है कि वेन डायग्राम में जब सवाल मुश्किल बनाता है तो फिर वेन डायग्राम को वो DI की तरह दे देता है, डाटा इंटरप्रिटेशन की तरह दे देता है, और एक पूरी अच्छी भरी खासी मतलब तगड़ी सी एक लैंग्वेज लिख देता है। और उसके बाद फिर उसे 3-4 सवाल पूछ लेता है, सो दैट उसमें जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा होता है वो 3-4 सवालों के थ्रू आपकी रिकवरी हो जाती है ना। तो शांति से समझिए। ये टोटल स्टूडेंट हो गया। अब कह देगा जी इसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो ये गोला हो गया क्रिकेट खेलने का। कुछ बच्चे ऐसे हैं जी जो फुटबॉल खेलते हैं, तो ये गोला हो गया भैया फुटबॉल खेलने वालों का। अब कुछ बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हो, तो ये वाला जो कॉलम है ना मेरे भाई, ये वाला कॉलम हो जाएगा उन बच्चों का जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। यानी दोनों में जो बच्चे खेलते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो क्रिकेट भी खेलते हैं और ऐसे बच्चे जो फुटबॉल भी खेलते हैं, उनका कॉलम हो गया। ये वाली जगह कौन सी हो गई जी? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वाली जो जगह बन गई, ये वो वाली जगह बनी जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि ये पूरा खाना तो क्रिकेट का है, ये पूरा खाना तो क्रिकेट का है। लेकिन ये वाला खाना इसमें उन बच्चों का है जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो केवल क्रिकेट का ये वाला खाना, केवल क्रिकेट का ये वाला खाना, हाँ है ना। केवल फुटबॉल का ये वाला खाना, केवल फुटबॉल का ये वाला खाना। तो ये वाला जो कॉलम है ये केवल फुटबॉल का है, ये वाला केवल क्रिकेट का है, और ये वाला क्रिकेट फुटबॉल दोनों का है।
हाँ है ना। तो अब बच्चा मुझसे ये सवाल पूछ सकता है, तो फिर सर जी ये बता दो, ये वाला खाना किस चीज़ का है, ये जो जगह बच गई ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप एक बात बताइए, ये क्रिकेट को, केवल क्रिकेट को, ये पूरा गोला क्रिकेट को, ये हरे रंग का केवल फुटबॉल, ये पूरा फुटबॉल। तो ये जो जो बच्चे खेलने वाले हैं क्रिकेट और फुटबॉल, वो तो इस वाले सर्कल में आ गए। अरे हाँ है ना, वो इस वाले सर्कल में आगे कि नहीं आगे, कौन से में, इस वाले में, ध्यान देना, इस वाले सर्कल में, इस वाले कर्व में आ गए ना क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले। तो स्कूल में जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल ही खेलें। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो लड़कियांबाजी करे, जो कुछ भी ना खेल रहे हो, जो कुछ भी नहीं खेल रहे होंगे वो यहां आएंगे, वो यहां आएंगे। हाँ है ना, क्योंकि टोटल स्टूडेंट थे, उसमें से ये खेलने वाले हैं, ये नहीं खेलने वाले। क्लियर है भाई मेरी बात। तो यहां तक की कहानी समझ आई। अब कोई घबराने की बात नहीं है। अब धीरे धीरे मैं सवालों को सिस्टमेटिक तरीके से उठाना स्टार्ट करता हूं, आप बस साथ दे दीजिएगा। एक बार जरा सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। आ जाओ यार दोस्तों। कह रहे एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। एक दो सवाल आपको ऐसे बना के देखने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी आदत अपने आप तैयार हो जाएगी। 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में, भौतिकी माने फिजिक्स में 48% बच्चे पास हुए, और 30% छात्र दोनों में पास हुए। कहता जी 65% बच्चे मैथ में पास हुए, 48% बच्चे फिजिक्स में पास हुए, और 30% छात्र ऐसे हैं मेरे बच्चों जो दोनों में पास हुए। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल मैथ में पास हुए। तो आप कह देंगे 65 पूरा गोला है, उसमें से 30 हटा देंगे तो 35% बच्चा ऐसा बना जो केवल मैथ में पास है। 65 मैथ में पास है, लेकिन 35 केवल मैथ में पास है। और केवल फिजिक्स में कितना बच्चा पास है, तो 48, ये पूरा गोला, 48 में से 30 हटाओगे 18%, यानी 18% छात्र ऐसा है जो केवल फिजिक्स में पास है। तो देखो यार, दो ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैथ और फिजिक्स, हाँ है ना। तो हम उन बच्चों की गिनती करते हैं जो केवल मैथ में पास हुए, तो आप कहेंगे जी 35% बच्चा। अब उन बच्चों की गिनती कर लेते हैं जो फिजिक्स में पास हुए, जी 18%। अब उनकी गिनती कर लेते हैं जी जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुए, 30%। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 8 5 13, 3 3 6 1 7 1 8, यानी 83% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है। यानी पास होने की जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी उठा ली भाई। या तो दो सब्जेक्ट है तो एक में पास हो सकता है, वो भी ले लिए, या फिर दोनों में पास हो सकता है, वो भी ले लिए। तो 83% बच्चा ऐसा है जो पास हुआ है किसी ना किसी सब्जेक्ट में, हाँ है ना। अगर 83% बच्चा किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है तो टोटल स्टूडेंट 100% है। तो 100% में से 83% ऐसा है जो किसी ना किसी में पास हुआ है, तो बाकी 17% वो हुआ जो किसी ना किसी में पास नहीं है। किसी न किसी में पास नहीं है मतलब वो दोनों में फेल है, क्योंकि एक में फेल और एक में पास होगा तो फिर किसी में तो पास हो ही गया। और वो पास होने वाले सारी संभावनाएं 83% में आ चुकी हैं। तो यानी 100 में से 83 घटा देंगे तो जो बाकी बचे वो 17% ऐसे बच्चे बच गए जो दोनों में ही पास नहीं है या किसी में भी पास नहीं। तो इसका आंसर होगा 17%। अगर अब धीरे धीरे हमारी समझ तैयार हो जाएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है ये लिख के और बना के करने की जरूरत नहीं है, ये चीज दिमाग में छप जाएगी कि यार 65 और 48 जोड़ लो कितना हुआ। तो आप कहोगे जी 65 जमा 48, 8 5 13, 6 4 10 11, 113। इसमें से 30 हटा दो तो बचा 73। तो सीधा हम यहीं से पहुंच जाएंगे 73%। 30 क्यों घटा दिया, क्योंकि 30 इसके अंदर भी शामिल है और 30 इसके अंदर भी शामिल है।
तो जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 30 इसमें भी शामिल और 30 इसमें भी शामिल, यानी 30 को 2 बार जोड़ दिया। जब इन दोनों को जोड़ रहे थे तो 30 को 2 बार जोड़ दिया, तो गलती सुधार दी, एक बार घटा के। समझ गए भाई? आइए, करिए दोस्त। एक भाई कह रहा है कि वीडियो क्वालिटी धुंधला आ रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, बहुत साफ साफ दिख रहा है। आइए जी, कह रहा है क्लास में 60 बच्चे, टोटल बच्चे हैं जी 60, उसमें 40% केवल हिंदी बोलते हैं। यानी अगर ये हिंदी का कॉलम है और ये इंग्लिश का कॉलम है, तो केवल हिंदी ये वाला बना, तो 40% केवल हिंदी बोलते हैं, 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो बेटा ये बताओ, टोटल बच्चे 60% है, क्योंकि पूरी क्लास की बात, टोटल बच्चे 100% है, पूरी क्लास की बात हो रही है। तो ये 40%, ये 25%, तो टोटल बच्चा कितना हो गया भाई? पूरा 100% है, ये 40 और 25 65, तो 100 में से 65 घटाओगे तो ये बच्चे कितने आए? 35। यानी 35% बच्चा ऐसा होगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता होगा। हाँ है ना? फिर से समझिए, जीव कट गए रे। सवाल ये था कि केवल हिंदी 40%, केवल इंग्लिश 25%, टोटल बच्चा 100% हुआ। तो 100% में 40 और 25 65, तो 100% में से 65 हो गया, तो ये कितना बचा? 35। तो यानी 35% बच्चा ऐसा है जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता है। हाँ है ना? अब हमसे क्या पूछा है? अब हमसे पूछ रहा है कि तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? तो भैया ये जो कॉलम है ये इंग्लिश का है, ये कॉलम इंग्लिश का है, तो इंग्लिश कितने बोलेंगे? 25 जमा 35, तो जोड़ोगे तो 60% बच्चा इंग्लिश बोलेगा। अब पूरी क्लास में बच्चे थे कितने? 60, तो 60 का 60% बच्चा इंग्लिश बोलेगा, तो 60 का 60% हुआ 36, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों पढ़िए। आओ मेरे दोस्तों, पढ़ लिया भाई? कर दें छोटा? देखो यार सवाल में क्या, अरे ऊपर चला गया। आ जाओ जी, जरा सवाल को समझने का प्रयास करिए।
कह रहा है एक गांव में 60% घर ऐसे हैं जिनमें गाय, ये गायों वाला कॉलम है जी। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना है इसलिए लिख के दिखा रहा हूं। 60% घर ऐसे जिनमें गाय है, 30% घर ऐसे हैं जिनमें भैंसे, 30% घर ऐसे हैं जिनमें भैंसे, और कह रहा है भैया 15% घर ऐसे हैं जिनमें गाय और भैंसे दोनों हैं। भैंसे नहीं, भैंस, गाय और भैंस दोनों है, बफेलो। तो मैं आपसे भी ये पूछना चाह रहा हूं कैसे कितने घर हैं जिनमें गाय और भैंस है, मतलब या तो गाय है या भैंस है या दोनों, कितने घर हैं। तो आप निकालना चाहोगे तो 60 और 30 90, 90 में से 15 गया 75, यानी आप ये कह सकते हैं कि 75% घरों में कोई ना कोई जानवर है। डिटेल निकालना चाहें तो आप ऐसे कहें भाई ये पूरा 60% है, ये 15, तो 60 में से 15 हटाया, ये कितना बचा 45%। ये पूरा 30 है, 30 में से ये 15 हटाया तो ये कितना बचा 15%। तो अब उन घरों की संख्या पूछो जिनमें केवल गाय है, तो आप कहोगे जी 45%। उन घरों की संख्या जिनमें केवल भैंस है 15% जी, और उन घरों की संख्या जिनमें गाय भैंस दोनों हैं तो 15%। तो जोड़ोगे तो भी आएगा 75%। यानी 75% घर ऐसे हैं भाई जिनमें या तो गाय है या फिर भैंस है या फिर दोनों है। तो 100% में से 75% हटाओगे तो बाकी बचा कितना 25%। यानी 25% घर ऐसे होंगे जिनमें ना तो गाय होगी ना भैंस होगी। टोटल घर थे कितने जी 96। अगर टोटल घर 96 है तो इसके 25% घरों में ना गाय है ना भैंस है। 25% 1/4 काटोगे तो उत्तर आ जाएगा जी 24। तो 24 घर मेरे बच्चे ऐसे होंगे जिनमें ना तो गाय होगी ना फिर भैंस। आंसर 25 नहीं होगे, 25% आंसर था, लेकिन उसने एक्चुअल वैल्यू पूछी थी। तो टोटल घर कितने दे रखे थे 96, तो 96 का 25% और 96 का 25% आएगा 24। 30% के पास बफेलो दिया है, बिल्कुल 30% के पास बफेलो दिया, उसमें से 15% ऐसे हैं जिनमें के पास गाय और भैंस दोनों है, तो केवल 15% ऐसे हैं जिनके पास भैंस है। ठीक है, तो उत्तर आया 24। मिल गई। कोई ना, ठीक है, छोड़ दे। एक बार इसमें 12वां चैप्टर खोलियो। अब खुल नहीं रहा इसमें, चल छोड़ दे, मैं कर लूंगा। अब आइए जरा दोस्त, बताइए इस सवाल का उत्तर। देखिए यार, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% इंग्लिश में फेल हुए, दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए, तो कितने प्रतिशत दोनों विषयों में पास है। आसान सा सवाल है, मन मन में भी कर सकते हो अगर समझ गए तो। 35 और 25 हो गया जी 60, 60 में से 10% ऐसे जो दोनों में, तो 10 हटा दे तो बाकी बचा 50। तो 50% ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी में फेल है, तो 100 में से 50 गए, बाकी 50 ऐसे होंगे जो दोनों में पास हुए। चलिए समझाता हूं। मैथ में कह रहा है जी 35% बच्चे फेल हुए, इंग्लिश में जी 25% बच्चा फेल हुआ, और कह रहा भैया 10% ऐसा बच्चा जो दोनों में फेल हुआ है, ये 10% हो गया। तो केवल मैथ में कितने फेल हुए, 35 में 10 गया जी 25, और केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, 25 में 10 गया 15। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब यार एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने, 25 और 15, केवल मैथ में 25, केवल इंग्लिश में 15, दोनों में फेल होने वाले कितने हैं जी 10, तो टोटल बच्चे हुए 50%। यानी 50% बच्चा ऐसा है जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल है या फिर दोनों में फेल है। तो अगर 100 में से 50% बच्चा किसी ना किसी चीज में फेल है, तो बाकी 50 जो होगा, 100 में से 50 हटाओगे तो फिर बाकी जो 50 आएगा वो कौन सा होगा, जो किसी में फेल नहीं है। किसी में फेल नहीं है मतलब दोनों सब्जेक्ट में पास हो, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो फिर वो वाला बच्चा माना जाएगा। क्लियर है भाई यहां तक? तो आंसर आ जाएगा 50। पक्का?
मन में ही जोड़ लिया करो, 35 और 25 कितना हुआ, 55 ना, 35 25 60, 60 में से 10 गया 50। चलिए यार, बताइए दोस्तों। करिए जी। जी दाना जी 50%, बाकी दोनों में पास है भाई। 50% बच्चे ऐसे थे जो या तो एक में फेल हुए या दोनों में फेल, यानी फेल होने के जो जो चांसेस थे वो 50% में थे। तो बाकी फिर जो 50 बच गए वो ऐसे होंगे जो फेल नहीं हुए होंगे। फेल नहीं हुए मतलब पास हुए। आओ मेरे बच्चों, सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया ऐसे ही मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए। सॉरी, 20% छात्र ऐसे हैं जो गणित में फेल हुए। आगे कह रहा है 15% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए। 15% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए, और 25% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हुए। 25% बच्चे ऐसे हैं भाई जो हिंदी में फेल हुए। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब आगे कह रहा है कि भैया 5% छात्र गणित व इंग्लिश दोनों में फेल हुए। मैथ और इंग्लिश दोनों में 5%, ये वाला कॉलम 5% को रिप्रेजेंट कर रहा। 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी, तो ये वाला कॉलम 10% को रिप्रेजेंट कर रहा। और 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए। मैथ और हिंदी ये रहे, ये 15% है। और आगे कह रहा है कि भाई 2% छात्र ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्टों में फेल हुए। तो मेरे बच्चों, जो कैलकुलेट मतलब जो लैंग्वेज थी मैंने एज इट इज उठा के रखी है। यहां तक ना तो आपको कुछ समझाया है ना खुद समझा है, जो लैंग्वेज में बोला वो रखा है। अब आगे सोल्व करना शुरू करेंगे। एक बार पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यार, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो समझने का प्रयास करिए। भाई ये 2 है, ये 5 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हुई 3। ये 15, ये 2 है तो ये वैल्यू 13। ये 10 है, ये 2 है तो ये 8। अब अगर मैं आपसे ये पूछ बैठूं कि भाई केवल मैथ में कितने बच्चे पास हुए, सिर्फ ये संख्या बता दो, तो ये वाला जो गोला है, ध्यान देना, ये वाला जो गोला है ये है 20%, और इस गोले में 3 बच्चे यहां हैं, 2 बच्चे यहां, 13 यहां, तो 13 और 2 15 और 3 18। तो 20 में से 18 बच्चे तो ऐसे हैं जो बाकी सब्जेक्टों के साथ भी रिलेट कर रहे हैं। तो 2% बच्चा ऐसा है केवल जो केवल मैथ में पास हुआ है। मैं कहूं यार केवल इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, तो आप कहेंगे देखिए सर ये पूरा गोला है हमारा, ये पूरा गोला जो है ये है हमारा कितना 15%। 15 में से 8 और 2 10 और 3 13 तो हो गए, ये जो दूसरे सब्जेक्ट से रखते हैं। तो 15 में से ये 13 हटा देंगे तो बाकी बचा 2%। ये वो बच्चा है जो केवल इंग्लिश में पास हुआ। और वो बच्चा जो केवल हिंदी में पास हुआ वो कितना है जी, तो आप कहेंगे देखिए जी ये है टोटल कितना 25। ये पूरा कॉलम है 25, ये पूरा कॉलम है 25, है ना। ये वाला जो है ये वाला एरिया है मेरे भाई 25, ये वाला एरिया है 25। बात समझ रहे हैं। अगर ये पूरा एरिया 25 है तो 25 में से 13 और 2 15 और 8 23 घटा दें तो ये कितना बचा 2%। किसी भाई को यहां तक कोई आपत्ति हो तो बताइए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं
जो केवल एक सब्जेक्ट में ये फेल थे ना, तो केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं? तो आप कहेंगे देखिए 2% केवल मैथ में, 2% केवल इंग्लिश में और 2% केवल हिंदी में। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उन बच्चों की संख्या बताइए जो 2 सब्जेक्ट में फेल हुए। तो 2 सब्जेक्ट में 3, 8 और 13, 3, 8 और 13। अब मैं उन बच्चों की संख्या जानना चाह रहा हूं जो तीनों में फेल हुए, तीनों में फेल हुए, तो वो थे बीच वाला 2। अब इन सबको जोड़ देते हैं, तो 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, 2 और 1 3, यानी 32% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ है। देखिए यार, 3 सब्जेक्ट है, कोई फेल कैसे हो सकता है? या तो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो सकता है, या 2 में फेल हो सकता है, या तीनों में फेल हो सकता है। इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है ना। तो एक में फेल होने वाले भी शामिल कर लिए, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले भी शामिल कर लिए, और तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले भी शामिल कर लिए। यानी 32% के अलावा और कोई बच्चा है ही नहीं जो फेल हुआ है। केवल 32% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी में फेल हुआ है। टोटल बच्चा कितना है जी? 100%। तो 100% में से अगर 32% हटा दें तो बाबू बचा कितना? 68%। यानी बाकी जो 68% बच्चा बच गया वो ऐसा है जो तीनों सब्जेक्टों में फेल नहीं हुआ, किसी में भी। अगर तीनों में किसी में फेल नहीं हुआ तो मतलब तीनों ही सब्जेक्टों में पास हुआ है, तीनों ही सब्जेक्टों में पास हुआ है। बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई नहीं मेरे बच्चों, ये वाला सवाल करिए, सेम वैसा ही सवाल है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो यहां से समझने की कोशिश करिए, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। पीडीएफ में पूरा क्वेश्चन नहीं दिख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी अरेंजमेंट करते हैं। देखिए जी, पढ़ लिया आप लोगों ने सवाल? देखिए यार, कह रहा है एक परीक्षा में 40% छात्र मैथ में फेल हुए। जिसको समझ नहीं आया था पिछले वाला, वो अब जरूर समझने की कोशिश करिए। ये मैथ का कॉलम बना है। कह रहा है जी 40% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में फेल हुआ है, 50% बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश में फेल हुआ है, 50% बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश में फेल हुआ है। ठीक है जी।
अरे इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ और 30% छात्र हिंदी में फेल हुए। 30% छात्र हिंदी में फेल हुए। एक बार इतनी जानकारी पढ़िए और देखिए कहीं दिक्कत है आपको। सिर्फ इतनी जानकारी। बहुत सारे बच्चे आंसर दे देते रहे, बहुत ब्रिलियंट बेटा, ब्रिलियंट, वेरी गुड। देखिए मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूँ हिंदी में। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, लिख दिया जी मैंने। 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, लिख दिया जी। 50% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, लिख दिया। अब अगली लाइन में कह रहा है कि 25% छात्र गणित में इंग्लिश में फेल हुए, मैथ और इंग्लिश दोनों में। तो बेटा मैथ और इंग्लिश कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करेगा? कौन सी जगह ऐसी जो मैथ और इंग्लिश दोनों को रिप्रेजेंट करे? तो बेटा ये वाला जो गोला है, ये वाली जो जगह है, ये मैथ को भी रिप्रेजेंट कर रही है और इंग्लिश को भी। यानी मैथ और इंग्लिश दोनों को यही वाली जगह तो रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ये मैथ वाले गोले में भी आ रहा है और ये इंग्लिश वाले गोले में भी आ रहा है। या कोई और जगह है जो इसको रिप्रेजेंट कर सकती? नहीं ना यार, बोलो तो फिर। तो मैथ और इंग्लिश दोनों में 25% बच्चे फेल हुए। तो दोनों में कुल मिला के 25%, दोनों में 25% मतलब यहां से लेके यहां तक, इस पूरी जगह में, इतनी पूरी जगह 25% को रिप्रेजेंट करी। गलत मत समझ बैठना, ठीक है जी। अब आगे आते हैं, ठीक है जी। आगे कह रहा है 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश एंड हिंदी। 15% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए। तो इंग्लिश और हिंदी को रिप्रेजेंट करने वाला गोला यही तो है भाई, दोनों को मिला के, दोनों को मिलाने वाला तो यही गोला है ना। और कह रहा है जी ये है 15%, तो ये गोला रिप्रेजेंट कर रहा है 15% को। आगे कह रहा है कि 22% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और हिंदी में फेल हुए। तो मैथ और हिंदी का तो भाई यही बना ना, क्यों? क्योंकि ये हिंदी वाले गोले में भी ये वाली जगह आई और मैथ वाले गोले में भी यही जगह है, और तो कोई जगह ही नहीं है। तो ये जो गोला है यही तो ऐसा है जो मैथ और हिंदी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है कितना? 22%। बात आई समझ में? तो ये गोला है 22%। अब आगे कह रहा है कि भैया 13% छात्र ऐसे हैं जो तीनों में फेल हुए हैं। 13% स्टूडेंट फेल इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो तीनों गोलों में कौन सी चीज कॉमन है? ये तो रीजनिंग की बातें हैं बेटा। मतलब ये गोलों में कॉमन नहीं ढूंढ पाते क्या हम लोग? यही तो जगह है जो कॉमन है तीनों में, क्योंकि ये चीज इस वाले गोले में भी आ रही है, ये वाली चीज इसमें भी आ रही है, और ये वाली इसमें भी आ रही है। तो जवाब पे हो जाए, कहाँ गया? हाँ, तो 13% जगह ऐसी है जो तीनों में कॉमन है। एक बार आप कुल मिला के यहां तक की बातें पढ़ लें। कोई विशेष दिक्कत हो मुझसे पूछ लें, बात ना समझ आए तो मुझे बताइए, मैं समझा दूं। आओ यार, अब मैं कहूं कि यार ये पूरा गोला 25 है, ये 13 है, तो ये कितना है? 12। ये पूरा 22 है, ये 13 है, तो ये कितना है? 9। ये 15 है, ये 13 है, तो ये कितना है? 2। अब मैं कहूं कि केवल मैथ वाली वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मैथ है 40%, यानी ये पूरा सर्कल है 40%। 40 में से 12, 13, 25 और 9, 34 हटा दें तो ये बचा केवल 6। ऐसे ये है 50, तो 12, 13, 25 और 2, 27, तो ये बचा 23। हाँ है ना? ये है पूरा 30, तो जोड़े तो 13 और 2 15 और 9, 15 और 9 24, तो ये पूरा 30% है। उसमें से ये 24 ऐसा है जो बाकियों के साथ भी रिलेट करता है। तो केवल हिंदी में कितने बचे? 6। यहां तक किसी भाई को आपत्ति हो तो मुझे खुल के बताए। अगर आपत्ति नहीं है तो अब जरा सामने आइए। अब मैं आपसे पूछूं कि उन बच्चों की संख्या बताइए जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल है। तो केवल एक में ये फेल थे, ये फेल है, ये फेल है, तो यानी 6, 6 और 23। हाँ है ना? अब मैं उन बच्चों की संख्या जानना चाह रहा हूं जो 2 सब्जेक्ट में फेल है।
तो भाई दो सब्जेक्ट में कौन से वाले बच्चे फेल है? तो अगर दिमाग दौड़ाओगे तो ये दोनों सब्जेक्ट में फेल है, मैथ में भी और इंग्लिश में भी। ये मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल है, ये मैथ और हिंदी में फेल है, ये इंग्लिश और हिंदी में फेल है, ये मैथ और इंग्लिश में फेल है। यानी दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले हैं 12, 9 और 2। अब ऐसे भी तो बच्चे होंगे, 3 सब्जेक्ट हैं जो तीनों में फेल हुए, तो तीनों में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं? तो वो हैं ये 13%। तो भाई मेरे एक बात ये बताओ ईमानदार से सोच के कि 3 सब्जेक्ट है, कोई कैसे कैसे फेल हो सकता है? या तो एक सब्जेक्ट में फेल हो सकता है, वो ले लिए जी, या 2 सब्जेक्ट में फेल हो सकता है, वो भी ले लिए, या तीनों में फेल हो सकता है, वो भी ले लिए। तो फेल होने के जो जो चांसेस है वो सारे जोड़ लिए, जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 3 15 और 2 17 और 9 26 और 2 28 और 3 31 का 1 हासिल 3 3 और 1 4 1 5 और 2 7 71% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी में फेल हो रखा है, जो किसी ना किसी में फेल हो रखा है। यानी इस 71 के अलावा और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो फेल हुआ हो, बाकी सारे पास हैं, क्योंकि जो भी फेल हो सकता था वो इसमें ले लिया। तो 100 में से 71% घटाओगे बाबू, तो आपको क्या लगता है क्या बचेगा? 29%। तो यानी 29% बच्चा ऐसा होगा जो तीनों ही सब्जेक्टों में पास हुआ होगा। 29% बच्चा ऐसा हुआ होगा जो तीनों ही सब्जेक्टों में पास हुआ होगा। हाँ है ना? एक बार समझिए फिर आगे आते हैं। थोड़ा सा जल्दी करिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए जहां 3 चीजों का गोला बनता है, 3 चीजों का वेन डायग्राम बनता है, वहां ज्यादा चांसेस होते हैं कि उससे 2-3 सवाल पूछे जाए, है ना? जहां 2 गोले की बात होती है वहां एक ही सवाल पूछता है, जहां 3 गोले बनते हैं वहां टाइम को यूज कराने के लिए उसी में से 2-3 सवाल पूछ लेता है वेन डायग्राम की तरह। आइए, कह रहा है एक परीक्षा में 67% छात्र गणित में पास हुए, 53% अंग्रेजी में पास हुए, 25% दोनों में पास हुए। देखो यार, अगर गोला बना के करें तो 63 किसमें? मैथ में ना, सॉरी 67 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में मैथ में पास हुए, 53% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए, और भैया 25% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए। हाँ है ना? तो मैं आपसे ये पूछूं कि उन बच्चों की संख्या बताइए जो पास हुए, चाहे एक में या दोनों में। तो आप ऐसे करोगे कि भाई या तो केवल मैथ में कितने पास हुए जी, 67 में से 25 हटा देंगे तो यहाँ उत्तर आ जाएगा, तो यह आएगा 42। हाँ है ना? 53 में से 25 हटा देंगे तो केवल इंग्लिश में कितने पास हुए जी, तो आप कहेंगे जी 28। हाँ है ना? अब मैं कहूँ जी टोटल कितने बच्चे हैं जो पास हुए, तो आप कहेंगे केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वाले 42 और 28। तो एक सब्जेक्ट में पास होने वाले हैं 42 और 28, दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाले हैं 25। तो जोड़ोगे तो 42 और 28 का जोड़ बैठता है 4 2 6 70 और 50 75 25 95। यानी 95% बच्चा ऐसा है जो या तो एक सब्जेक्ट में पास हुआ है या दोनों सब्जेक्ट, यानी पास जो जो बच्चा हो सकता है वो सारा 95% में है। हाँ है ना? इस 95% को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 67 जमा 53 करते, 67 जमा 53 करते तो 4 5 11 120 आता। अब हमें पता है 25% दोनों में शामिल है, इसमें भी इसमें भी, तो 25 डायरेक्ट इससे घटा दो तो सीधा 95% यहां से भी आता। हाँ है ना? लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, वेन डायग्राम से अभी समझ तैयार करो। तो हमें यहां से ये पता चला कि 95% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो 100% में से 95% हटा देंगे तो बच्चा कितना? 5%। तो बाकी 5% बच्चा ऐसा है जो दोनों सब्जेक्टों में फेल हुआ है। और कह रहा है जी दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चों की संख्या है 200। तो मतलब 5% रिप्रेजेंट कर रहा है 200 को।
5% रिप्रेजेंट कर रहा है 200 को, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 200/5, तो 100% की वैल्यू कितनी? तो उत्तर आ जाएगा 4000। हाँ है ना, इसका मतलब 4000 बच्चे कुल मिला के टोटल थे। कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट भी समझा रहा हूं, पॉइंट पे भी लेके आ रहा हूं, जो सवाल ने पूछा वो भी, लेकिन पहले एक बार भाषा तो समझ में आए, उसके बाद फिर ये भी निकाल लेंगे मैथ में कितने पास हुए हो, तो बड़ी चीज है ही नहीं। बात आई समझ में यहां तक? तो 4000 बच्चे टोटल थे, 4000 के 67% बच्चे मैथ में पास हुए थे। हाँ है ना, तो 4000 का 67% निकाल देंगे, वो डायरेक्ट आंसर। पेपर में कैसे करें वो समझाता हूं, ध्यान दो। पेपर में ये सब नहीं करना है, अगर लैंग्वेज आसान है तो सीधा करिए। हाँ, लेकिन शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए आप गोले बना के करिए। आप सोच रहे हैं कि फार्मूले से आसान होगा, तो ऐसा नहीं है। फार्मूला आपको याद भी करना पड़ेगा और फार्मूला भी उतना ही टाइम लेगा। गोला दिमाग में बन जाएगा, फार्मूला दिमाग में नहीं बनेगा। देखिए, मैं अगर स्टूडेंट होता तो ये देखता कि एक परीक्षा में मैथ में 67%, इंग्लिश में 53% पास हुए, तो 67 और 53 हुआ 120%। इसमें से 25% दोनों में, तो 25 दो बार जोड़ा गया होगा। ये वाली चीज इसके अंदर भी जोड़ दी और ये वाली चीज इसके अंदर भी जोड़ दी, जबकि जुड़नी थी एक बार, तो एक बार जो फालतू जुड़ी वो घटा दी। तो 125 में ना 20 में से 25 गया 95, यानी 95% बच्चा ऐसा है, 95% बच्चा मेरे भाई ऐसा है जो एक सब्जेक्ट में पास हुआ या दोनों, यानी पास होने वाला जो भी बच्चा होगा वो 95 में शामिल होगा। तो बाकी बचा कितना? 5%। 5% बच्चा ऐसा है जो दोनों में फेल हुआ है। अब कह रहा है कि 5% दोनों में फेल हुआ है और एक्चुअल में 200 छात्र ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार 5% की वैल्यू 200 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 5 से भाग देंगे 40। अब आपसे ये पूछा होता कि टोटल बच्चे बताओ, तो टोटल बच्चे 100%, तो 100% की वैल्यू 40 गुना 100 4000। लेकिन उसने पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन ओनली मैथ्स, केवल मैथ में कितने बच्चे पास हुए। हाँ है ना, तो आपको पता है कि यार 67% बच्चा मैथ में पास हुआ, उसमें से 25% तो ऐसा था जो दोनों में पास कर गया। तो केवल मैथ में कितना बच्चे ने पास किया? तो उत्तर आया भैया 38, नहीं सॉरी 32, अरे कहां गलत लिखा। तो 32% बच्चा ऐसा था जो केवल मैथ में पास कर गया। और कह रहा है जी उसी की वैल्यू बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन ओनली मैथ, जो केवल मैथ में पास कर गया। तो 1% की वैल्यू 40, तो 32% की वैल्यू क्या होगी? 32 गुना 40, 1280 बच्चा ऐसा होगा मेरे भाई, 1280 बच्चा ऐसा होगा जो केवल मैथ में पास हो। 42 होगा, अच्छा सॉरी 42 होगा, ठीक कह रहे, क्योंकि 6 में से 2 गया 4, सॉरी 42 होगा भाई, घटाना गलत कर दिया। तो 42 की वैल्यू बतानी है, तो 42 गुना 40 करोगे तो ये आएगा 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल 42% आएगा, 1680 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए, पढ़िए भाई। करिए, कोशिश करिए, करना अब आपको है क्योंकि मैं सिखा चुका हूं बेसिक। करिए। देखो मेरे बच्चों, कह रहा है एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% इतिहास में फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुए। तो फेल हुए कितने बच्चे हैं? तो 48 और 32 को जोड़ोगे तो भाई ये आ जाएगा कितना? 8 2 10 50 30 80%। 80 में से 20 घटाया 60%, यानी 60% बच्चा ऐसा हो गया जो फेल हुआ है, चाहे वो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है चाहे 2 सब्जेक्ट में, यानी 60% बच्चा किसी ना किसी में फेल हो रखा है। तो 100% में से 60% हटा देंगे तो बाकी 40% जो आएगा वो कौन सा आएगा? वो बच्चा होगा जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ है। और कह रहा है जी दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 880। तो आप ऐसे सोचिए कि 40% रिप्रेजेंट कर रहा है 880 को,
तो 1% की वैल्यू होगी 880/40, तो 100% की वैल्यू कितनी? कर लोगे जी? हाँ है ना? या आप ऐसे समझा करो, कैसे? अगर आप बात को समझना ही चाहते हैं फ्रैक्शन से, जो कि आपको आती भी है, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। हाँ है ना? पक्का? तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 880 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 440, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5 गुना 440, तो उत्तर आएगा 2200। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे मेरे भाई कितने होंगे? 2200। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सर डीआई करवाते चलिए साथ में डीआई करवा भी दूंगा, लेकिन डीआई साथ में हो नहीं सकती, क्योंकि डीआई में प्रॉफिट एंड लॉस के भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रहते हैं। पढ़िए जी थर्ड क्वेश्चन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और करने का प्रयास करिए। देखो मेरे दोस्तों, बात को समझो। कह रहा टोटल 600 बच्चे थे, 35% ऐसे हैं जो आपके फिजिक्स में फेल हुए हैं, 45% ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में फेल हुए हैं। तो 35 और 45 को जोड़ोगे तो यह आएगा 4 3 7 80%। और 80% में से 20% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो 80 में से 20 घटा दोगे तो बचेगा कितना? 60%। यानी 60% बच्चा ऐसा है वो या तो एक में फेल हुआ है या दोनों में, यानी 60% के अलावा और कोई फेल नहीं हुआ। तो बाकी जो 100% में से 60% हटाएंगे तो बाकी 40% कौन सा बचा? वो बच्चा बचा जो दोनों सब्जेक्टों में पास है, जो दोनों सब्जेक्टों में मेरे भाई पास है। अब वो यही पूछ रहा है कि दोनों सब्जेक्टों में कितने बच्चे पास हुए, तो टोटल बच्चे कितने? 600। तो 600 का 40% पास हो गया जी दोनों सब्जेक्ट में, तो उत्तर आ जाएगा 240। किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है? रिपीट कराऊं? देख तो भाई, रिपीट समझ। रिपीट को देख यार। भाई 35% बच्चा ऐसा है जो फिजिक्स में पास हुआ ना, फिजिक्स में फेल हुआ। और भैया 45% ऐसा बच्चा है जो केमिस्ट्री में फेल हुआ है। और 20% बच्चा ऐसा है जो दोनों में फेल है। तो मैं आपसे पूछूंगी केवल फिजिक्स में कितने फेल है, तो 35 में से 20 गया तो आप कहोगे जी 15%। और केवल केमिस्ट्री में कितने फेल है? केवल केमिस्ट्री मतलब ये वाली लाइन, हाँ है ना? तो केवल केमिस्ट्री में 45 में 20 गया 25%। अब मेरे बच्चों वो बच्चों की संख्या बताओ जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए। तो आप कहेंगे केवल फिजिक्स में 15, केवल केमिस्ट्री में 25। अब मैं उन बच्चों की संख्या पूछूं जो दोनों में फेल हुए, तो वो 20। तो यार दो सब्जेक्ट है, आदमी ज्यादा से ज्यादा कितने तरीकों से फेल हो सकता है? या तो एक में फेल हो सकता है या दोनों में, है ना? इससे ज्यादा तो कोई तरीका ही नहीं फेल होने का। तो इनको जोड़ रहे हैं तो ये आया 40 20 60%, यानी 60% बच्चा ऐसा है जो किसी न किसी में फेल हुआ है। तो 100% टोटल बच्चा होता है, उसमें से 60% बच्चा किसी न किसी में फेल हुआ है, तो बाकी जो 40% बच गया वो कौन सा बच्चा है? वो वाला बच्चा है जो हरामखोर है, मतलब जो पास हुआ है दोनों में। तो यार 600 बच्चे हैं टोटल, 600 का 40% दोनों में पास हुए हैं, 600 का 40% हुआ 240। हाँ है ना? चलिए जी बताइए। करो जी।
भाई पढ़ा आपने? चालीस कहाँ से आ गया अनीता बेटा? 40 कहाँ से आया पिछले सवाल में? बेटा ये बता कि 60% बच्चा ऐसा था जो किसी न किसी में फेल हो रखा था। टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 100% में 60% ऐसे जो किसी न किसी में फेल हो रखे हैं, तो बाकी 40% कैसे होंगे जो किसी बाकी उन दोनों में पास होंगे। मान ले तेरे घर में 5 मेंबर हैं, मान ले तेरे घर में 5 मेंबर हैं, उनमें से 2 पुरुष हैं, तो बाकी क्या हो गए? अंडरस्टूड सी बात है। बाकी 2, अगर 2 पुरुष है तो बाकी 3 महिलाएं होंगी, हाँ है ना? तो ऐसे ही टोटल 100% बच्चा होता है, उसमें से 60% ऐसा था जो किसी न किसी में फेल हुआ। किसी न किसी मतलब जो एक में फेल हुआ है वो भी 60 में शामिल है, जो दोनों में फेल हुआ वो भी 60 में शामिल है। तो बाकी ऐसा बच्चा हो गया जो किसी में फेल नहीं हुआ। किसी में फेल नहीं हुआ मतलब दोनों में पास हो गया। 3 फिगर और क्वेश्चन करा दीजिए। सुशांत भाई परेशानी मत हो, 3 फिगर के इतने भयंकर भयंकर सवाल ला रखे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राजपाल कह रहा है गारंटी नहीं कि वो महिलाएं ही हो। देखो यार देवेंशु, टाइम नहीं लगेगा सवाल को करने में, मात्र 2 से 3 सेकंड में सवाल कर लेंगे। लेकिन कब? जब आप चीजों को महसूस कर लेते हैं, जब आप चीजों को समझ लेते हैं। अभी आप समझ रहे हैं तो समय लगेगा। देखिए यार, यहां थोड़ी सी विचित्र भाषा है, थोड़ा सा घुमाया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ना घूमे। आप घूमे तो मैं भी घूम जाऊंगा, ध्यान देना जरा। देखो यार, इस बार सवाल में क्या कर दिया, कह रहा जी 80% बच्चे गणित में पास हुए, 65% बच्चे रीजनिंग में पास हुए, लेकिन यहां गड़बड़ कर गया कि 15% बच्चे दोनों में फेल हुए हैं। यहां फेल है, यहां पास पास थे, यहां फेल है। कह रहा जी 15% बच्चे ऐसे जो दोनों विषयों में फेल है। अगर भाई 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो 100% में से अगर मैं ये 15% हटा दूं तो बाकी 85% कौन से होंगे? भाई ये 100% बच्चा होता है, इस 100% में कह रहा 15% ऐसे हैं जो फेल इन बोथ, जो दोनों में फेल हुए। 15% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, तो बाकी कौन कितने बचे? 85%। तो बाकी 85% कौन से हुए? बाकी 85% वे हुए जो फेल, नॉट फेल इन बोथ, नॉट फेल इन बोथ, यानी जो दोनों में फेल नहीं हुए। देखिए मैं शब्दों का इस्तेमाल वही कर रहा हूं जो आप तुरंत समझ पाए। बोथ पास वाला मत लिख देना, इसको गलत गलत मत चले जाना। बोथ पास नहीं है वो चीज, गलती मत करना। वेन डायग्राम है, बहुत सोच समझ के शब्दों पे चयन कर रहा हूं। भाई 15% ऐसे जो दोनों में फेल हुए, तो बाकी 85% ऐसे होंगे जो दोनों में फेल नहीं हुए होंगे। एक ही तो बात सीधी सीधी तो लिखवा रहा हूं कि भाई 100% में से 15% ऐसे जो दोनों में फेल हुए हैं, तो बाकी 85% ऐसे होंगे जो दोनों में फेल नहीं हुए होंगे। जो दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ वो कौन सा होगा? जो दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ वो कौन सा होगा? वो ऐसा बच्चा होगा जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ हो, चाहे वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ हो या एक सब्जेक्ट में पास हुआ हो। क्योंकि अगर वो एक सब्जेक्ट में पास हुआ है तो एक में फेल हुआ होगा, है ना? और यहां क्या था कि जो दोनों में फेल नहीं हुआ हो, तो जो एक में फेल हुआ वो दोनों में कहां फेल हो रहा है? तो इसका मतलब 85% बच्चा वो होगा जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हो रहा है। इस बात को आराम से पढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें आज यही टॉपिक क्लियर करना है। पढ़ो आराम से, उसके बाद बढ़ेंगे। आ गया सर समझ में? फिर से समझा देता हूं। भाई टोटल है 100% बच्चा, उसमें 15% बच्चा ऐसा है जो दोनों में फेल हो रहा है ना? तो बाकी 85% वो होगा जो दोनों में फेल नहीं होगा। दोनों में फेल नहीं होगा, सोचने वाली चीज है, समझाने वाली काम है। दोनों में फेल कौन सा नहीं होगा? जो किसी ना किसी में पास हुआ होगा। अगर वो एक सब्जेक्ट में पास हो गया तो मतलब एक में ही फेल हुआ होगा, तो यानी दोनों में तो फेल नहीं हो रहा, तो वो इस कैटेगरी में शामिल हो गया,
हाँ है ना, या दोनों में पास हो गया, वो भी जो दो ही सब्जेक्ट है जो दोनों में पास हो गया वो किसी में फेल नहीं हुआ, तो वो भी इसमें शामिल हो गया क्योंकि नोट ही तो था। यानी 85% बच्चा ऐसा होगा जो दोनों में पास हुआ है, मतलब चाहे वो एक सब्जेक्ट में पास हुआ है या फिर दोनों में। अब आते हैं सवाल पे, पूरा डिटेल ही समझाता हूं, परेशान ना हो। हाँ है ना, अब जरा ध्यान दीजिए, ये बच्चे वो थे जो मैथ के थे और सवाल में कहा था कि 80% बच्चे पास हुए मैथ में, 80% बच्चे मैथ में पास हुए। 65% बच्चे ऐसे हैं भाई जो रीजनिंग में पास हुए, 65% बच्चे ऐसे हैं जो रीजनिंग में पास हुए। अब हमें यह संख्या दे नहीं रखी कि उन बच्चों की कि जो मैथ और रीजनिंग दोनों में पास हुए, हमें तो यह संख्या दे रखी है कि मैथ और रीजनिंग में कुल मिला के पास कितने हुए। अब वो कुल मिला के वाले में एक सब्जेक्ट में पास होने वाले भी शामिल है और दो सब्जेक्ट में पास होने वाले भी शामिल है। तो अगर निकालना चाहो, तो डिटेल निकालना चाहो तो ऐसे कर लो कि मान लेते हैं कि x% बच्चा ऐसा रहा होगा जो दोनों में पास हुआ है, तो 80 में से x% दोनों में, तो केवल मैथ में कितने पास हुए, 80 माइनस x, समझते हैं ना। और केवल रीजनिंग में कितने पास हुए, तो ये 65 है, 65 में से x घटाए 65 माइनस x। अब मैं आपको ये कहूं कि यार मुझे उन बच्चों की संख्या बताओ जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए, तो आप कहेंगे 80 माइनस x बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए, 65 माइनस x ऐसे बच्चे हैं जो केवल रीजनिंग में पास हुए। हाँ है ना, और जो दोनों में पास हुए वो कितने हैं, x। तो इतने बच्चे कुल मिला के वो हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में पास होने वाले हो या दोनों में। और कुल मिला के सवाल में दे रखा है जी 85% बच्चा ऐसा है जो दोनों सब्जेक्टों में कुल मिला के, मतलब जो दोनों में फेल नहीं हुआ, क्योंकि सवाल ने कहा था कि 15% ऐसे बच्चे जो दोनों में फेल हैं, तो बाकी 85% वो हैं जो दोनों में फेल नहीं। हाँ है ना, तो अगर यहां सोल्व भी करोगे तो x से x कट जाएगा, 80 और 65 का जोड़ करोगे 145, उधर ले जाओगे माइनस करोगे, हाँ है ना, तो x की वैल्यू निकलेगी कितनी बे, करना यार, क्या आंसर आ रहा था, 8 6 निकालना जरा, इसकी क्या वैल्यू आ रही है x की, अगर x की ही वैल्यू पूछी जाए तो कैलकुलेशन करो। सॉरी हमने यहां गलती कर दी, माइनस एक्स प्लस एक्स से कटा तो यहाँ माइनस एक्स, 80 और 65 बना 145, उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस एक्स बराबर आया -60। तो हम ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 60%। अगर x की वैल्यू 60% है, तो अगर आपसे कोई पेपर में ये पूछ रहा होता कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, तो आंसर होता 60%। हाँ है ना, लेकिन आपसे ये कह रहा है कि दोनों विषयों 150 छात्र ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हुए। केवल गणित में मतलब ये वाला जो कॉलम था ये गणित का था, केवल गणित का ये वाला कॉलम था। हाँ है ना, x की वैल्यू 60 थी, तो 80 में से 60 गया 20, तो 20% बच्चा ऐसा है जो केवल गणित में पास हुआ है। तो 20% रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को, तो 1% की वैल्यू 150 बटे 20। तो सवाल में पूछा तो केवल तर्क शक्ति में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो रीजनिंग में फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। एक बार इतनी बात समझो, फिर आगे बताता हूं, और इस 60 को डायरेक्ट निकालना भी सिखाता हूं। देखिए यार, समझाता हूं इस बात को फिर से एक बार। भाई कति टॉप मेंस लेवल के क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसी सवाल को दोबारा से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। कह रहा है एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में पास हुए,
65% छात्र रीजनिंग में पास हुए। मैंने कॉलम बना लिया जी। 80% छात्र ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए। 65% छात्र ऐसे हैं 65% छात्र ऐसे हैं जो रीजनिंग में पास हुए। हाँ है ना। और 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में फेल हुए। तो ये थे पास वाले, ये भी पास वाला, तो हमने मान लिया दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाले x% बच्चे हैं। तो केवल मैथ में कितने पास हुए होंगे? तो 80 माइनस एक्स हो गया जी। केवल रीजनिंग में कितने पास हुए जी? 65 माइनस एक्स। तो ये वाले टोटल जो बच्चे हैं, अगर मैं इसका कलर बदल के दिखाऊं तो आप समझने की कोशिश करना, ये वाले जो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो या तो एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं या फिर दोनों सब्जेक्ट में, यानी पास होने वाले जो जो बच्चे हैं वो इस वाले कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा पक्का। आइए मैं इसका फिर शॉर्ट भी समझा रहा हूं। तो टोटल बच्चे निकालें तो केवल मैथ में कितने? 80 माइनस एक्स। केवल रीजनिंग में कितने? 65 माइनस एक्स। और दोनों में कितने पास हुए? एक्स। तो यही तो है पास होने वाले छात्र भाई। एक सब्जेक्ट में पास होने वाले भी ले लिए, दो सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट में यहां वाले भी ले लिए, यहां वाले भी ले लिए, और दोनों में पास होने वाले भी ले लिए। तो यही तो है पास होने वाले बच्चे, इनके अलावा कोई पास होने वाला थोड़ी है। हाँ है ना। अब आइए, अब सवाल ने कहा था कि भाई 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए। अगर बेटा 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में फेल हुए हैं, 15% छात्र ऐसे जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो बाकी 85% बच्चे कौन से होंगे? वो जो दोनों विषयों में फेल नहीं हुए। दोनों विषयों में कौन फेल नहीं होगा? जो किसी ना किसी में पास हुआ होगा, क्योंकि कोई किसी में भी पास हो गया तो फिर दोनों में फेल नहीं रहा। और ये किसी न किसी में पास होने वाले रख रखे हैं 85। यहां से सोल्व कर रहे थे तो x की वैल्यू निकल के आ रही थी 60। हमें x की वैल्यू ऐसे भी निकालने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान सा तरीका है। 80 और 65 को जोड़ लो। 80 और 65 का जोड़ा है 145, इसमें से 85 घटा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 60। ये वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो दोनों जगह पे कॉमन है। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। दूसरी बात, अब आता हूं सवाल पे। ये तो थी बात समझाने वाली, जरा देखिए। अब एक बार सवाल की लैंग्वेज पढ़ते हैं। कह रहा है जी 150 छात्र ऐसे थे जो केवल गणित में पास हुए। भाई इस बात को बहुत गहराई से समझना। ये मैथ है और ये रीजनिंग। हाँ देखिए, ये मैथ है, ये रीजनिंग। कह रहा भाई 150 छात्र ऐसे थे जो केवल मैथ में पास हुए, जो केवल मैथ में पास हुए। तो आपको वो बच्चों की संख्या बतानी है जो केवल रीजनिंग में फेल हुए, जो केवल रीजनिंग में फेल हुए। मैथ में 150 बच्चे पास हुए केवल, तो रीजनिंग में कितने फेल हुए? सच मायने में देखोगे ना तो पास ओनली इन मैथ इज इक्वल टू फेल ओनली इन रीजनिंग। ये दोनों बातें बराबर हैं। एक बार समझने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी बात को समझना है, क्योंकि हमें इतना डिटेल करना नहीं था। हमारा आंसर तो 150 ही है, लेकिन इस बात को एक बार समझिए, क्योंकि ये समझने वाली चीज है, समझाने वाली काम है। सॉरी मेरे भाई, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यानी जो भी बच्चे होंगे वो इन दोनों सब्जेक्टों में ही घुसे हुए होंगे। हाँ है ना। ओनली पास ओनली इन मैथ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केवल वो बच्चे जो केवल और केवल गणित में पास हुए,
वो बच्चे जो केवल गणित में पास हुए हैं, वो बच्चे जो केवल गणित में पास हुए हैं, इस बात का मतलब ये है कि इसके अंदर केवल और केवल उन्हीं बच्चों को रखा गया है जो केवल गणित में पास हुए हैं। हाँ है ना? तो इनके अलावा वाले बच्चे कौन से होंगे? इनके अलावा वाले बच्चे वो होंगे जो रीजनिंग में फेल हुए हैं। अरे हाँ है ना? क्योंकि दो ही सब्जेक्ट है। केवल मैथ में पास तो वही हुआ होगा जो रीजनिंग में फेल हुआ होगा। सोचने की कोशिश करना, थोड़ा सोचो, मेंटल एक्सरसाइज करो। कैसे भाई? केवल मैथ में पास तो वही हुआ होगा ना जो रीजनिंग में फेल हुआ होगा। भाई दो ही तो सब्जेक्ट हैं। केवल मैथ में पास कराना है तो केवल मैथ में तो वही पास होगा ना जो केवल रीजनिंग में फेल हो रहा होगा। क्योंकि जो मैथ और रीजनिंग दोनों में फेल हो रहा होगा वो केवल मैथ में पास कैसे हो सकता है? जो मैथ में फेल हो रहा होगा मैथ में पास थोड़ी होता है। वो एक ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट को थोड़ी कर सकती है। बात को समझने की कोशिश करना बहुत नॉर्मल सी बात है राजपाल भाई। मैं भी यही कह रहा हूं कि जो वेन डायग्राम है ना, ये इतनी मस्त चीज है कि इसकी गहराई में उतरोगे तो मजा आ जाएगा। आ गया समझ में? भाई केवल मैथ में कौन पास हुआ होगा? केवल मैथ में वही पास हुआ होगा जो केवल रीजनिंग में फेल हुआ होगा। जितना समझ जाओ जितना जल्दी, उतना बढ़िया से काम हो जाएगा। तो केवल मैथ में 150 बच्चे पास हुए तो भाई केवल रीजनिंग में भी 150 ही फेल हुए, और यही हमारा सवाल का उत्तर था। कुछ नहीं करना था, वो तो मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको सवाल की लैंग्वेज में धीरे धीरे मैं घुसा सकूं। हाँ या ना? कैलकुलेट करके समझा दो मेरे भाई। कैलकुलेशन है ही नहीं सवाल में, लैंग्वेज है। नई बात बन रही, कैसे बताऊं मैं इस बात को? समझाता हूं, देखो समझाता हूं। वैसे मुझे लगता है कि आपको समझ आनी भी चाहिए ये बात, लेकिन क्यों नहीं आ रही देखते हैं कहां दिक्कत है मेरे समझाने में। आ जाओ भाई। केवल मैथ में पास होने वाले बच्चे कौन से होंगे? अभी समझाता हूं। बेटा ध्यान दो, ये वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम है। हाँ है ना? वैसे इस चीज में इतना बड़ा कुछ है नहीं जिसके लिए इतना दिमाग दौड़ाएं। बड़ी सीधी सी बात है कि यार केवल मैथ में कौन पास होने वाला है। केवल मैथ का मतलब जो केवल मैथ में पास हुआ हो। केवल का मतलब केवल, दूसरे सब्जेक्ट में पास ना हुआ हो। तो केवल मैथ का मतलब वो हो गया कि वो बच्चा जो रीजनिंग में पास नहीं हुआ उसको तो लेना नहीं है। हाँ है ना? तो फिर कौन बचा? वो बच्चा जो रीजनिंग में फेल हुआ होगा। अरे हाँ है ना? जो बच्चा रीजनिंग में फेल हुआ होगा वही तो केवल मैथ में पास हुआ होगा। क्योंकि जो बच्चा रीजनिंग और मैथ दोनों में फेल हुआ वो तो मैथ में पास केवल हो ही नहीं सकता है। हाँ या ना? समझ में आ गया ना? तो आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है। फिर भी आप एक बार 10-20 सेकंड के लिए सोचो, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा। और आज ये क्लास थोड़ी लंबी ले जाएंगे क्योंकि आज ये वेन डायग्राम खत्म कराएंगे 9 बजे तक भी। अगले बैच को थोड़ा ऑफ भी करना पड़ा कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, पर इसको खत्म कर लेंगे आज। आइए यार, जरा समझने का प्रयास करिएगा, समझाता हूं। सर खोदा पहाड़ निकली चुईया, सच मायने में तो यही था, इस सवाल में कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या बताऊं यार। ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये है मैथ का कॉलम, ये है मैथ का कॉलम। हाँ है ना? ये है मेरा मैथ का कॉलम। तो केवल मैथ का मतलब बना वो बच्चे, और ये है मेरा क्या, रीजनिंग का कॉलम। तो केवल मैथ का मेरा मतलब वो बना कि वो बच्चे जो सिर्फ मैथ में पास हुए, बाकी चीजों में नहीं। तो इसको हटा देते हैं, गौर से देखना।
या फिर इस टाइप को ही कल कराएंगे, ताकि रिदम खराब ना हो हमारी आज वाली। तो यही बच्चे तो ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए हो, हाँ है ना। बाकी इसके अलावा तो सारे वो बच्चे हैं जो फेल हुए होंगे मैथ में। मतलब मैथ, केवल मैथ में तो यही पास हुए ना। नहीं आ रहा भाई, ऐसा करते हैं आज इस चीज को यहीं छोड़ते हैं, कल दोबारा से इसी से आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब बचे हैं 15 मिनट, और 15 मिनट में सवाल बड़े बड़े खत्म हो नहीं पाएंगे, और कल दोबारा से फिर मुझे मेहनत करानी पड़ेगी इसी बात को समझाने में, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल करेंगे इससे आगे। थैंक यू यार।